नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप के विभाजन का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पार्ट 1 का जो सेशन है हम लोग पूर्व में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने आई बटन में तथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिसे आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग बात करें कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या देखा है, तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप का जो हम लोग विभाजन किए थे 5 भागों में, इसमें 3 क्षेत्र, पहला पाट का क्षेत्र, दूसरा मध्यवर्ती पठार या रांची और हजारीबाग का पठारी क्षेत्र, और तीसरा था मेरा संथाल परगना उच्च भूमि और अपर्दित क्षेत्र का हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज के इस सेशन के अंतर्गत हम लोग झारखंड के बाह्य पठार या निम्न पठार जिसे हम लोग कहते हैं तथा दामोदर और बराकर नदी घाटी क्षेत्र को देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर बाह्य पठार या निम्न पठार को देखते हैं और समझते हैं कि आखिर यह है क्या। तो यहाँ हम लोग यदि देखें तो इस पठार का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, झारखंड के बाह्य पठार का जो निर्माण है वह प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, जो हिमालय के तीसरे उत्थान से संबंधित है। इस बाह्य पठार का जो विभाजन है उसे भौगोलिक रूप से 2 भागों, पहला है उत्तरी बाह्य पठार और दूसरा है दक्षिणी बाह्य पठार के रूप में विभाजित किया गया है। उत्तरी बाह्य पठार का यदि हम लोग विस्तार देखें तो इसका विस्तार आपका गढ़वा जिले से लेकर के गिरिडीह जिले तक पाया जाता है। वहीं दक्षिणी बाह्य पठार का जो विस्तार है वह मूल रूप से पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिलों में देखा जा सकता है। अब यदि हम लोग बाह्य पठारों का उप विभाजन करें तो सर्वप्रथम हम लोग यहाँ पर देखेंगे उत्तरी बाह्य पठार का उप विभाजन। इसका जो विस्तार है मूल रूप से वह आपके रांची के पठार पाट क्षेत्र तथा हजारीबाग पठार के उत्तर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, पाट का क्षेत्र, रांची का पठार तथा हजारीबाग पठार के उत्तर में उत्तरी बाह्य पठार स्थित है। अब यहाँ पर इसका विस्तार यदि हम लोग देखते हैं विभिन्न जिलों के अनुसार तो पलामू, गढ़वा, कोडरमा, उत्तरी हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह आदि जिलों में यह पाया जाता है। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है, झारखंड का जो मध्यवर्ती पठार है उसे रांची के पठार और हजारीबाग के पठार के रूप में विभाजित किया गया है। और यह जो हजारीबाग का पठार है इसे हम लोग भौगोलिक रूप से ऊपरी हजारीबाग का पठार कहते हैं और बाह्य पठार को हम लोग निचला हजारीबाग का पठार की संज्ञा से निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर है कि उत्तरी बाह्य पठार जो है उसकी निम्नतम ऊंचाई वाला, झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाला पठारी भाग है, जिसकी ऊंचाई झारखंड में निम्नतम है। वहीं यदि हम लोग पाट क्षेत्र की बात करें तो झारखंड के सर्वाधिक ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र का ही होता है। इस क्षेत्र में उत्तरी बाह्य पठार की यदि हम लोग बात करें तो गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी घाटी, ध्यान रखिएगा, गिरिडीह के पठार पर बराकर नदी घाटी के निकट पार्श्वनाथ पहाड़ी स्थित है। पार्श्वनाथ पहाड़ी यहाँ गिरिडीह के पठार पर स्थित है, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी सम्मेद शिखर या पारसनाथ चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई हम लोग जानते ही हैं 1365 मीटर या 4480 फीट मापी गई है। पारसनाथ पहाड़ी का जो निर्माण हुआ है वह अत्यंत ही कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट से इसका निर्माण हुआ है, जो यहाँ अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान से या किस ग्रेनाइट से हुआ है, तो पायरोक्सिन ग्रेनाइट से पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण हुआ है। अब यदि हम लोग भौतिक स्वरूप के दृष्टि से इसका उपविभाजन करें एक एक करके बाह्य पठार का, तो वह कुछ इस प्रकार से होगा। पहला है हमारा उत्तरी कोयल कन्हार अंतर प्रवाही उच्च भूमि। उत्तरी कोयल कन्हार अंतर प्रवाही उच्च भूमि, जिसे हम लोग गढ़वा उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। गढ़वा उच्च भूमि का जो विकास हुआ है या निर्माण हुआ है वह उत्तरी कोयल नदी तथा कन्हार नदियों के द्वारा किया गया है। गढ़वा के पूर्व में जब हम लोग जाते हैं तो पलामू जिले में कोयल औरंगा नदी बेसिन स्थित है। कोयल औरंगा नदी बेसिन पलामू जिले में स्थित है, जिसका निर्माण
प्राचीन नीस चट्टानों से हुआ है। वहीं कोयल औरंगा नदी बेसिन के उत्तर दिशा की ओर यदि हम लोग देखते हैं, जहां पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है, वहां पर स्थित मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, छतरपुर के मैदान के नाम से इसे जानते हैं, जो पुनपुन नदी का ऊपरी नदी बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोयल औरंगा नदी बेसिन और छतरपुर के मैदान के पूर्व की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चतरा का पठार आता है, जो पश्चिम में अमानत घाटी, ध्यान रखिएगा उत्तरी कोयल की सहायक नदी अमानत है और अमानत घाटी तथा पूर्व में महना नदी घाटी के मध्य यह चतरा का पठार स्थित है। चतरा का पठार यहाँ पर स्थित है। यह पठार ऊपरी हजारीबाग पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है और छोटा नागपुर पठारों में सर्वाधिक अपरदित और ऊबड़ खाबड़ सतह वाला यह प्रदेश माना जाता है। इस पठार की यदि हम लोग चौड़ाई की बात करें तो यह सर्वाधिक चौड़ा पूरब की ओर कोडरमा पठार की ओर इसकी चौड़ाई लगातार बढ़ती जाती है। इसके पश्चात आते हैं चतरा के पूर्व में तो कोडरमा पठार है। इसकी अवस्थिति चतरा पठार के पूर्व में और उत्तरी हजारीबाग पठार के उत्तर दिशा में स्थित है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग पूर्व में देखें तो संथाल परगना का देवघर अपरदित निम्न क्षेत्र के पश्चिम दिशा में यह आपका आता है और बराकर नदी के उत्तर पश्चिम दिशा में, बराकर नदी घाटी के उत्तर पश्चिम दिशा में कोडरमा पठार की अवस्थिति बनती है। सर्वाधिक चौड़ाई की बात करें तो कोडरमा का जो पठार है उसकी सर्वाधिक चौड़ाई आपका कोडरमा बगोदर रेखा पर है। कोडरमा बगोदर रेखा पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक होती है और रांची के पठार के पश्चात भौतिक स्वरूप की दृष्टिकोण से झारखंड या छोटा नागपुर का यह सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र है। यहाँ जो है मूल रूप से अभ्रक का उत्खनन किया जाता है और संपूर्ण विश्व में यह रूबी अभ्रक के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं हम लोग दक्षिणी बाह्य पठार की ओर। तो दक्षिणी बाह्य पठारी क्षेत्र जो है वह शंख नदी बेसिन क्षेत्र से प्रारंभ हो जाता है। तो शंख नदी बेसिन क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है वह शंख नदी के द्वारा किया गया है। अब यदि ऊपरी शंख बेसिन क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो ऊपरी शंख बेसिन क्षेत्र में बरवे का मैदान स्थित है। ध्यान रखिएगा ऊपरी शंख बेसिन क्षेत्र में बरवे का मैदान स्थित है। इसके पश्चात शंख बेसिन से हम लोग जैसे ही पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं तो दक्षिणी कोयल नदी का बेसिन क्षेत्र आ जाता है और रांची के पठार पर दक्षिण की ओर इसका विस्तार है। रांची के पठार से दक्षिण की ओर इसका विस्तार है। किसका? तो दक्षिणी कोयल नदी बेसिन का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर दोन भूमि की अत्यधिक अधिकता होने के कारण यहाँ वर्षा के दौरान चावल का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को झारखंड का धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ यह बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण तथ्य है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस नदी बेसिन क्षेत्र को झारखंड का धान का कटोरा कहा जाता है, या आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं कि किस जिले को झारखंड का धान का कटोरा कहा जा सकता है। इसके पूर्व दिशा में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं दक्षिणी कोयल के तो धारवाड़ प्रदेश हमें दिखाई पड़ता है, जिसका विस्तार पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के अतिरिक्त सरायकेला खरसावां जिले में हमें दिखाई देता है। यानी कोल्हान प्रमंडल जो है हमारा वो मूल रूप से धारवाड़ प्रदेश के रूप में दिखाई देता है। इस क्षेत्र की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर कोड़हाट, दालमा पर्वतीय क्षेत्र, कोल्हान उच्च भूमि, सारंडा वन क्षेत्र, चाईबासा का मैदान, ढालभूम उच्च भूमि और स्वर्ण रेखा नदी की घाटी के साथ पंच परगना का मैदान इसमें शामिल किया जाता है। सर्वप्रथम है यहाँ पर हम लोग कोल्हान वन क्षेत्र और सारंडा पहाड़ियों के क्षेत्र को समझते हैं। तो कोल्हान उच्च भूमि का जो विकास हुआ है वह पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में कोल्हान उच्च भूमि का विकास हुआ है। कोल्हान उच्च भूमि से हम लोग पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं तो झारखंड में सारंडा वन क्षेत्र का विस्तार है। इसका विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर माना जाता है। यह जो संपूर्ण क्षेत्र है यह झारखंड में लौह अयस्क खनिज का क्षेत्र भी इसे हम लोग जानते हैं।
इसलिए यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क खनिज से संबंधित उद्योगों का विकास यहाँ पर देखा जाता है। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम का जमशेदपुर इस लौह अयस्क क्षेत्र से के अत्यंत निकट है, इसलिए जमशेदपुर में भारी उद्योग या लौह इस्पात उद्योगों का विकास देखा जाता है। अब यह जो क्षेत्र है यह पोरहाट पहाड़ी क्षेत्र से किससे, तो सारंडा वन क्षेत्र जो है पोरहाट पहाड़ी क्षेत्र से संजय तथा दक्षिणी कोयल नदी की घाटियों द्वारा अलग होता है। इसके उत्तर में यदि हम लोग बात करें तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ पर चाईबासा का मैदान स्थित है। यहाँ पर चाईबासा का मैदान स्थित है। चाईबासा के मैदान में संजय और खरकई, ध्यान रखिएगा कि चाईबासा के मैदान में संजय और खरकई नदी की घाटियां हैं। इसके पश्चात आगे बढ़ते हैं तो ढालभूम पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार है, ढालभूम पहाड़ी क्षेत्र का जो विस्तार देखा गया है वह स्वर्ण रेखा और गर्रा नदियों के मध्य स्थित है। वहीं पंच परगना का जो मैदान है राज्य के पूर्वी सीमा पर मोरवान संप्राय मैदान तथा दालमा पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य पंच परगना का मैदान स्थित है। यहाँ प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वह राढ़ू, कांची और खरकई तीन महत्वपूर्ण नदियां हैं। इस संपूर्ण दक्षिणी वाय पठार में ये तीन नदियां प्रवाहित होती हैं। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दामोदर बराकर नदी घाटी क्षेत्र आता है, जिसका विस्तार दक्षिण में दामोदर घाटी के नीचे रांची का पठार स्थित है। उत्तर दिशा की यदि हम लोग बात करें तो हजारीबाग का पठार स्थित है और पूरब दिशा में यदि हम लोग चलें तो पूरब में पश्चिम बंगाल राज्य अवस्थित है। झारखंड की यदि हम लोग बात करें तो झारखंड में दामोदर और बराकर दोनों नदियां अलग अलग घाटियों या हम लोग यूं कहें कि दोनों स्वतंत्र घाटियों का निर्माण करती है और जैसे ही दोनों नदियां बंगाल में प्रवेश करती है वहां पर बराकर दामोदर की सहायक नदी के रूप में बन जाती है। दामोदर घाटी में कहीं कहीं ग्नीस और ग्रेनाइट से निर्मित छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती है, जिसे हम लोग डुंगरी या टुंगरी भी कहते हैं। स्थानीय स्तर पर इसे डुंगरी या टुंगरी कहा जाता है। ये क्या होती हैं, तो अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, किसकी, तो नीस और ग्रेनाइट की। बराकर घाटी की जो चौड़ाई है वह गिरिडीह जिले में सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, बराकर घाटी की चौड़ाई गिरिडीह जिले में सर्वाधिक है। बराकर नदी घाटी गिरिडीह के आगे तीन नदी घाटियों में विस्तृत है, जिसे हम लोग कोनार, जमुनिया और बराकर नदी घाटी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार जो आज का हमारा सेशन था झारखंड के धरातलीय स्वरूप के भाग 2 से संबंधित, वह यहीं पर समाप्त होता है। इस प्रकार हम लोग जो झारखंड के 5 धरातलीय स्वरूप थे उसका पूरा हम लोगों ने यहाँ पर कवर अप कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।